हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कर रहे हैं। मंडे टू सैटरडे हम लोग करंट अफेयर का सेशन करते हैं और संडे को बेसिकली ऑफ होता है। यहाँ पे जो मैं आप लोगों को रोज डेली जो न्यूज़पेपर लेके आता हूँ वो द इंडियन एक्सप्रेस लेके आता हूँ। और द इंडियन एक्सप्रेस की जो भी इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं जो भी खबर आपके सामने बनाता हूं उसको आप लोग चाहे तो क्वेश्चन के थ्रू नोट डाउन करने की कोशिश कर लिया करो, या फिर आप उस खबर को एज इट इज उतारने की कोशिश कर लिया करो। ठीक है, लेकिन जो भी किया करो थोड़ा सा उसको भी आप डिटेल में पढ़ करके उतारा करो। ठीक है, तो हम लोग अपने द इंडियन एक्सप्रेस से शुरुआत करते हैं और इसमें चलते हैं सबसे पहले पेज पे। सबसे पहले पेज पे जितनी भी खबरें हैं ज़्यादातर पॉलिटिक्स रहती हैं और पॉलिटिक्स खबरों को हम लोग नहीं तवज्जो देते हैं, जो हमारे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मैं एग्जाम का थोड़ा सा पीछे भी रख दूं, सेकेंडरी भी रख दूं, लेकिन मैं प्राइमरी जो रखता हूं वो प्राइमरी होती है हमारी नॉलेज। मैं नॉलेज को ज़्यादा प्राइमरी देता हूं। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पे जो न्यूज़ है वो पेज नंबर फर्स्ट पे है। और पेज नंबर फर्स्ट पे जो ये दिल्ली की आप न्यूज़ देख रहे हो, ग्राफ एक दिख रहा होगा आप लोगों को, वो न्यूज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि एक ग्राफ बना हुआ है और ग्राफ में एक रेड कलर से आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा और एक ब्लू कलर से, ठीक है, दिख रहा होगा। जो रेड कलर का जो दिखा रहा है ये आपको जो कोविड केसेस हैं उसकी रिकवरी दिखा रही है। ठीक है, मतलब जून से लेकर के जुलाई 12 तक की डेट है। इसमें दिखा रहा है कि दिल्ली ने किस हिसाब से रिकवरी करी है। एक देखिएगा रेड कलर का जो ग्राफ एकदम पीक पे गया हुआ है, वो देखिएगा कितनी तेजी से रिकवरी हुई है दिल्ली में। मैं इसलिए बता रहा हूं कि दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे नंबर ऑफ केसेस हाई आज भी आ रहे हैं, लेकिन रिकवरी जो रेट है वो उसका बहुत अच्छा है। ठीक है, दूसरी बात करता है, यहां पे आप देखिएगा जो ब्लू कलर से है आपके सामने दिखा है, ये नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं। आप नंबर ऑफ केसेस देखिएगा हर दिन मतलब एक कांस्टेंट रफ्तार से आ ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन रिकवरी जिस हिसाब से हो रही है वो बहुत काबिले तारीफ है। ठीक है, तो यहां मेरा इस खबर को कराने का मकसद ये था कि मैं आपको नंबर ऑफ टेस्ट यहां पे बताना चाहता था। मैं बात करता हूं दिल्ली की। किसकी बात करता हूं? दिल्ली की बात करता हूं, दिल्ली की। ठीक है, यहां पे दिल्ली ने एक महीने की मैं बात करूं तो एक महीने में 3 लाख टेस्ट होते हैं। 3 लाख नियर अबाउट टेस्ट होता है, वैसे ज्यादा अब तो ज्यादा बढ़ा दिया है। 3 लाख टेस्ट होते हैं। वो कौन से? रैपिड एंटीजन के। ठीक है, किसके? रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीजन जो टेस्ट होता है उसके 3 लाख टेस्ट प्रति माह होते हैं। साथ ही साथ 2 लाख टेस्ट ये कराता है दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट कराती है। वो कौन से कराती है? 2 लाख RT-PCR मेथड से। ठीक है, RT-PCR। ठीक है, ये दोनों अलग अलग मेथड हैं कोरोना वायरस को टेस्ट करने को लेकर के। ठीक है, यहाँ पे जो रैपिड एंटीजन जो टेस्ट है सबसे ज्यादा दिल्ली ने कराए हैं। RT-PCR टेस्ट भी सबसे ज्यादा किसने कराए हैं? दिल्ली ने कराए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो केरल है। ठीक है, केरल ने तो बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया है इसके ऊपर, लेकिन केरल में अब टेस्ट जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो अब कम आ रही है। ठीक है, लेकिन दिल्ली में अभी भी आ रही है बहुत ज्यादा। एक यहां पे मैं बात बताना चाहता हूं कि जो है टोटल जितने टेस्ट हो कितने तरीके से टेस्ट हो रहे हैं कोरोना वायरस के, तो मैंने आपको बताया था 4 तरीका जो है मेन इंपॉर्टेंट है और 5वां तरीका ये है। ठीक है, एक तरीका है एलिसा ब्लड टेस्ट। एलिसा ब्लड टेस्ट के थ्रू भी कोविड-19 टेस्ट होता है। दूसरा टेस्ट है RT-PCR जिसको मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है। तीसरा जो नंबर का टेस्ट होता है जिससे होता है टेस्ट किया जाता है वो होता है रैपिड एंटीबॉडी। रैपिड एंटीबॉडी। ठीक है, और चौथा जो होता है वो ट्रू नेट। ठीक है, ये जो एलिसा ब्लड टेस्ट होता है, एलिसा ब्लड टेस्ट के बारे में बता देता हूं। एलिसा ब्लड टेस्ट जो है वो आप अगर आप एड्स के पेशेंट हो गए, मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो इम्यूनिटी बहुत ज्यादा गिर रही है और एड्स का ब्लड टेस्ट होना है, तो कौन सा मेथड अप्लाई किया जाता है? एलिसा ब्लड टेस्ट। ठीक है, एलिसा ब्लड टेस्ट एक और में अप्लाई होता है अगर आप टाइफाइड का टेस्ट कराते हो।
तो एलिसा ब्लड टेस्ट के थ्रू होता है। दूसरी मैं बात करता हूं आरटीपीसीआर, ठीक है। आरटीपीसीआर जो टेस्ट होता है स्पेशली ये कोविड-19 के लिए ही है और ये 70% इसका सक्सेस रेट है। सबसे ज्यादा जो सक्सेस रेट है आरटीपीसीआर का ये है। वैसे इतना सक्सेस रेट इसका भी है नियर अबाउट 68% के आसपास, लेकिन सबसे ज्यादा आरटीपीसीआर का ही है। आरटीपीसीआर में क्या होता है, पूरी बॉडी डायग्नोस करी जाती है, ठीक है। तो डायग्नोसिस प्रक्रिया के द्वारा ये होता है। तीसरी बात करते हैं रैपिड एंटीबॉडी। अगर आपके ब्लड में ठीक है कोविड-19 के लक्षण हैं, ठीक है, तो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के थ्रू वो पॉसिबल आपका टेस्ट हो सकता है। ट्रू नेट ये भी एक तरह का टेस्ट है, ठीक है। इसके बारे में मुझे कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट भी कम हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा टेस्ट जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है 5वें नंबर का टेस्ट है ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीजन टेस्ट, सॉरी। ब्लड में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो एंटीबॉडी पाई जाती है और एक एंटीजन पाई जाती है। लेकिन जो अगर जल्दी की बात करें तो जल्दी दोनों दे दें, आधे घंटे के अंदर दोनों टेस्ट की रिपोर्ट दे देते हैं। पर इसमें क्या है, यहां पे रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर कहीं आदमी पॉजिटिव भी हो रहा है तो ये टेस्ट उसको नेगेटिव बता दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इस टेस्ट में ग्लिच आ जा रही है, गलती आ जा रही है, ठीक है। टेस्ट इसमें भी गलती आती है, ग्लिच इसमें भी आती है, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर आप पॉजिटिव हो तो इसमें पॉजिटिव ही दिखाएगा, ठीक है। इसमें अगर आप पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही दिखाएगा। लेकिन यहां पे दिक्कत ग्लिच कहां जा रही है, अगर आप निगेटिव हो तो भी कभी कभी पॉजिटिव बता दे रहा है, ग्लिच यहां आ जा रही है। अगर आप नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव बता दे रहा है, ये ग्लिच यहां आ जा रही है, ठीक है। तो दिक्कत यह है कि अगर यहां पॉजिटिव हो तब तो ठीक है, पॉजिटिव हो। अगर आप निगेटिव हो, आपके कोई लक्षण नहीं है और आप पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर आप चाहते हो तो आरटीपीसीआर टेस्ट करा सकते हो। आरटीपीसीआर के थ्रू आपके नजल में बेसिकली सब कुछ डाल करके वो क्या कहते हैं, एक होती है सीख होती है, उसको डाल करके आपका वो जो टेस्ट होगा आरटीपीसीआर के अगर थ्रू हो रहा है तो आप कंफर्म हो जाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की बात करें थोड़ी सी कर लेता हूं। दिल्ली के जो प्रेजेंट टाइम के सीएम है वो कौन है, अरविंद केजरीवाल हैं, ठीक है, अरविंद केजरीवाल। और मनीष सिसोदिया कौन है, मनीष सिसोदिया इसके डेप्यूटी सीएम है, डेप्यूटी सीएम या उप मुख्यमंत्री, हिंदी में बोलते हैं उप मुख्यमंत्री हैं। यहां पे मैं एक नाम बताना चाहता हूं, अनिल बैजल, ठीक है। अनिल बैजल आप लोगों ने सुना होगा, अनिल बैजल, ठीक है। अनिल बैजल कौन है, अनिल बैजल जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेफ्टिनेंट सॉरी अनिल बैजल जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि अनिल बैजल कौन है, वो तो सभी को पता है लेफ्टिनेंट गवर्नर है। पूछा यह जाएगा कि दिल्ली के कितने नंबर के ये उपराज्यपाल हैं, तो ये हैं 21वें नंबर के, 21वें नंबर के। ये भी पूछा जाता है कभी कभी आपसे, ये भी पूछ लिया जाता है 20वें नंबर के उपराज्यपाल कौन थे दिल्ली के, तो वो नजीब जंग थे, ठीक है। यहां से ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रही आपके सामने, पेज नंबर 1 पे ही है, पेज नंबर 1 पे ये जो न्यूज है ये इसे आप पढ़िएगा। और पेज नंबर 1 पे यहां पे ये न्यूज है, ये कांग्रेस की, कांग्रेस ने रिलीज करी है 2 ऑडियो टेप, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे इस न्यूज में क्या हुआ है कि यहां पे कांग्रेस ने 2 ऑडियो टेप रिलीज करी हैं। अब आप बोलोगे सर आप भी तो पॉलिटिकल जो खबर है वो कवर करा रहे हो। यहां पे मैं पॉलिटिकल खबर नहीं कवर करा रहा हूं, यहां पे मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूं पॉलिटी की, ठीक है। अभी कांग्रेस ने क्या किया है, 2 ऑडियो टेप रिलीज करी हैं। क्या किया है भाई, ऑडियो टेप रिलीज करी है प्रेस के सामने, ठीक है। और बोला है कि जो ऑडियो टेप हैं वो बीजेपी के नेताओं की हैं। बीजेपी के नेता क्या कर रहे थे, हमारी पार्टी के कुछ एमएलए को खरीदने की बात कर रहे हैं उस ऑडियो टेप में, ठीक है। यहां पे अब पॉलिटी की खबर कहां से आ गई, पॉलिटी की खबर यह है कि यहां पे जो होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री ने यह बोला है, यहां समझिएगा, होम मिनिस्ट्री ने अभी जवाब मांगा है। किससे मांगा है, जो सचिव हैं, जो गृह सचिव हैं
राजस्थान के, उनसे जवाब मांगा है कि ये जो आपने फोन टैपिंग करी है, ठीक है, ये यूजर्स की परमिशन से करी है या विदाउट परमिशन करी है। अब आप पूछोगे कि परमिशन क्यों चाहिए होती है? जी हाँ, परमिशन चाहिए होती है। एक मैं आपको बताता हूं कि एक हमारा है आर्टिकल 21। अब यहां पे खबर आ गई हमारी पॉलिटी की, ठीक है, संविधान की। यहां पे जो आर्टिकल 21 है, ये हमें इसमें एक चीज है, निजता का अधिकार। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी बोलते हैं, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी। अब राइट टू प्राइवेसी क्या है? मतलब आपकी जो पर्सनल चीजें हैं वो आप किसी से पब्लिक से शेयर नहीं करना चाहते, तो कोई भी भारत में या दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि जो आपसे वो शेयर करवा ले पब्लिकली, ठीक है। अगर आपकी फोन कॉल या आपकी कुछ गुप्त बातचीत आप किसी से करते हो, तो वो ना ही टेलीफोन कंपनियां और ना ही सरकार कोई उसके पास यह हक नहीं है कि वो आपकी बातचीत को वो पर्सनली रिकॉर्ड करे, ठीक है। तो फोन टैपिंग नहीं करवाई जा सकती जब तक इसमें कोर्ट का हस्तक्षेप ना हो। जब भी फोन टैपिंग होती है या सर्विलांस पे लगता है, तो उसमें सीधे तौर पर हस्तक्षेप होता है किसका? कोर्ट का हस्तक्षेप होता है, ठीक है। पुलिस का हस्तक्षेप नहीं होता है, सीधे सीधे यहाँ पे हस्तक्षेप किसका होता है? कोर्ट का हस्तक्षेप। जब तक कोर्ट का परमिशन नहीं होगा, आपके मौलिक अधिकारों को कोई छू नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 21 है, ये आता है हमारे मौलिक अधिकार में। किस में आता है? मौलिक अधिकार में आता है। अगर आपको मौलिक अधिकार के सारे आर्टिकल्स जानने हैं, तो सारे आर्टिकल्स होते हैं 12 से लेकर 35 तक। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं, वो आपके सारे के सारे मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है, आपके अपने खुद के कोई अधिकार का हनन हो रहा है, या आप पे कोई शोषण कर रहा है, कैसे भी तरीके से, स्वतंत्रता की आपका शोषण कर रहा है, या आपके शरीर का ही शोषण क्यों ना कर रहा हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे अनैतिक कोई व्यवहार हो रहा है, तो सब के सब मौलिक अधिकार आते हैं। और आपके अगर कोई मौलिक अधिकारों को हनन कर रहा है, तो आप कहां जाओगे? सीधे तो आप जा सकते हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट, दोनों में से कहीं भी जा सकते हो। आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पे यही हुआ है कि होम मिनिस्ट्री, अब होम मिनिस्ट्री कौन है, किसकी है, मतलब कौन है? भाई भाजपा के लोग हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि आपने जो फोन टैपिंग कराई है, ये तो हो गया निजता का अधिकार। अब निजता का अधिकार हो गया, मतलब राइट टू प्राइवेसी आपने उल्लंघन किया है, तो आपको इसके लिए सजा मिलेगी। अब सजा किसको मिलेगी? राजस्थान सरकार को, ऐसा कहना है होम मिनिस्ट्री का, ठीक है। तो यहां पे मेरा पढ़ाने का मकसद यह था कि मैं आपको बता सकूं कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार आता है, ठीक है। अच्छा, आपने कुछ समय पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। आपने कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सुना होगा, 2017 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप आधार कार्ड को हर जगह क्या कहते हैं, सार्वजनिक नहीं कर सकते। जैसे गवर्नमेंट क्या कर रही थी, आपको कुछ भी चाहिए, सिम चाहिए, आधार कार्ड लाइए, आपको बैंक अकाउंट खुलाना है, आधार कार्ड चाहिए, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, आधार कार्ड चाहिए, हर चीज के लिए आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड क्या है? आधार कार्ड के अंदर आपकी खुद की इंफॉर्मेशन होती है, आपके आंखों का रेटिना और आपके फिंगरप्रिंट से वो सेफ रहता है। अगर आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके हाई स्कूल में कितने मार्क्स हैं, आप किसको वोट देते हो, ठीक है, आप कहाँ खाते पीते हो, आपके बैंक अकाउंट नंबर क्या है, आपके खाते में कितने रुपए, अगर ये चीज सार्वजनिक कर दी जाए, तो बताइए फिर आपकी कोई भी हैकर हैक कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आया था कि जो आधार कार्ड है वो आपकी निजता का अधिकार है। क्या इसका अधिकार है? आपका आधार कार्ड जो है वो आपकी निजता का अधिकार है, ठीक है। आधार कार्ड जो है वो आपकी निजता का अधिकार है, तो आप उसको हर जगह शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अब गवर्नमेंट हर जगह नहीं मांग सकती उस चीज को, तो इसीलिए आपको सिम लेना जाना होता है। तो अब आपके पास आधार कार्ड के अलावा कुछ और भी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो तो भी आपको सिम मिल जाएगा। आपको बैंक अकाउंट खुलाना हो तो भी आपका आधार कार्ड के बिना अन्य डॉक्यूमेंट से खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बताने का इतना सा मकसद था। चलिए आगे बात करते हैं। ये हो गई ईएन न्यूज़, ठीक है।
उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा काफ़ी कुछ। चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। पेज नंबर 3 पे यहाँ पे ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है एम्स की। एम्स की ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्स ने अभी क्या किया है, एम्स जो है वो वैक्सीन का टेस्ट करेगी, ठीक है, वैक्सीन का। एम्स जो है यहाँ पे एम्स की खबर है, जो एम्स है वो है वैक्सीन का टेस्ट करेगी। क्या करेगी भाई, वैक्सीन का टेस्ट करेगी, ठीक है, वैक्सीन के टेस्ट करेगी। और वैक्सीन बनाई किसने है, वैक्सीन एम्स ने नहीं बनाई है, एम्स खाली टेस्ट करेगी। वैक्सीन बनाई है 2 कंपनियों ने, एक है भारत बायोटेक और दूसरी कंपनी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है। यहां पे वायरोलॉजी आप वर्ड समझ रहे हो कि वायरोलॉजी क्या होता है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, वायरस प्लस लॉजी। किससे बना है, वायरस प्लस लॉजी। वायरस का मतलब होता है विषाणु और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, मतलब वायरस का अध्ययन करने वाला, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये पुणे में है, ये पुणे में, और ये जो भारत बायोटेक है ये कहां पे है, ये हैदराबाद में है, हैदराबाद में है। तो इन्हीं दोनों कंपनियों ने मिलकर के वैक्सीन बनाई है, जिसका टेस्ट कौन करेगा, एम्स पटना करेगा। पटना में जो एम्स है वो इस वैक्सीन का टेस्ट करेगा, ठीक है। और इसके लिए एम्स ने इजाजत जो मांगी थी 2 इंस्टीट्यूशन से, उन्होंने इजाजत दे दी है। एक तो पहली ICMR ने इजाजत दे दी है, ठीक है, जो मेडिकल का जितना भी इंस्टीट्यूट मतलब देखती है वो ICMR देखती है, ठीक है। और दूसरा जो DCGI है, जो सीधे कहते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर में होती है, DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इन दोनों ने इजाजत दे दी है, ठीक है। तो एम्स पटना हो सकता है हाल के दिनों में अपनी टेस्टिंग चालू भी कर दे, ठीक है। एम्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, यहां पे मैं बता देता हूं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। दूसरी बात करते हैं ICMR। ICMR के बारे में बता चुका हूं मैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। यही क्या करती है, जितने भी रिसर्च अनुसंधान होते हैं उनको इजाजत देती है, ठीक है। और इसी के ही निगरानी में ही सारे क्या होते हैं, टेस्टिंग वगैरह होती है ICMR की निगरानी में ही, ठीक है। DGCI क्या होती है, DGCI एक इकाई है जो अथॉरिटी देती है किसी भी टेस्ट को, किसी भी चीज को। देखिए सीधे सीधे मिनिस्ट्री नहीं देती, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सीधे सीधे मिनिस्ट्री नहीं देती है, मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय मिनिस्ट्री इजाजत नहीं देता है, स्वास्थ्य मंत्रालय के उस पे बयान पे ये इजाजत देता है DCGI का मतलब होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा DCGI जो है वो इजाजत देता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं ICMR के बारे में, आप पूछना चाहते हैं, वैसे DCGI के बारे में इसके अलावा और कुछ नहीं आता, ठीक है। ICMR के बारे में आता है, ICMR के बारे में पूछ सकते हैं कि ICMR का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो आप बताओगे नई दिल्ली में इसका मुख्यालय ICMR का, ठीक है। ICMR बनी कब थी, ICMR जो बनी थी 1911 में एक संस्था बनी थी IRFA, और 1949 में इसका पुनरुत्थान कर दिया गया था और बन गई थी ICMR, ठीक है। मतलब 1911 में एक संस्था बनी थी IRFA, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, इसको ही बाद में कर दिया था ICMR कर दिया गया था, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कर दिया गया था, इसी का पुनरुत्थान कर दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा कुछ खास है नहीं। डॉक्टर बलराम भार्गव कौन है, ICMR के अध्यक्ष हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डेटा था जो मैंने आपको बताया, और न्यूज़ क्या थी वो भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग
पेज नंबर 6 पे चलते हैं। पेज नंबर 6 पे जो ये न्यूज़ है, स्पेशली महाराष्ट्र की न्यूज़ है, थोड़ी सी यूजीसी के बारे में है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे क्या हुआ है, शिवसेना की एक यूथ विंग है, उसका नाम क्या है पहले मैं बता देता हूँ। शिवसेना की एक स्टूडेंट यूथ विंग है। अब स्टूडेंट ही यूथ होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट यूथ विंग है, एक इकाई है, विद्यार्थी इकाई का नाम क्या है, क्या कहते हैं, युवा सेना, ठीक है। युवा सेना क्या है, शिवसेना जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी एक यूथ विंग है। जैसे मैं आपको बात करूं कि बीजेपी की यूथ विंग क्या है, एबीवीपी है, ठीक है। कांग्रेस की यूथ विंग क्या है, एनएसयूआई है। उसी तरह शिवसेना की यूथ विंग क्या है, युवा सेना। युवा सेना के अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष जो हैं वो आदित्य ठाकरे हैं। कौन है, आदित्य ठाकरे। ध्यान दीजिएगा मैं बता क्या रहा हूं। आदित्य जो ठाकरे हैं उन्होंने यूजीसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी है। सुप्रीम कोर्ट में, एससी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी है किसके खिलाफ, यूजीसी के खिलाफ अर्जी दी है। और अर्जी में बोला गया है, ये समझिएगा, अर्जी में ये बोला है कि यूजीसी जो सितंबर में एग्जामिनेशन कराने वाली है फाइनल ईयर के, मैं फाइनल ईयर बात कर रहा हूं, जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं बच्चे, उनके फाइनल ईयर के जो पेपर होने वाले हैं वो सितंबर में कंडक्ट कराने की बात कर रही है। तो इसके खिलाफ अर्जी दी है कि जो है जहां नंबर ऑफ केसेस इतने हाई हो जा रहे हैं, जहां पे दिल्ली गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये फैसला ले रही हैं कि जो पुराने मार्क्स आए हैं उनके हिसाब से फाइनल सेमेस्टर में भी एग्जाम मार्क्स दे दिए जाएं और पास कर दिया जाए बच्चों को। पर ये यूजीसी मान नहीं रही इस बात को। यूजीसी कह रही है हम एग्जाम तो लेकर रहेंगे। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। यहां पे यूजीसी की बात करते हैं। यूजीसी जो है वो उसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। अच्छा एक मैं बात बताता हूं, कभी कभी यूनिवर्सिटी जब वर्सिटी लिख के आता है, VARSITY, तो न्यूज़पेपर में अक्सर ये लिख के आता है वर्ड, तो वर्सिटी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ही होता है, ठीक है। उसको अब ये अक्सर ऑफिशियल में ये बोला जाता है, ठीक है। वैसे तो ऑफिशियल यही बोला जाता है, लेकिन कभी कभी न्यूज़पेपर ये भी छापते हैं। यूजीसी जो बनी थी, एक्ट इसका था यूजीसी एक्ट 1956 था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यूजीसी एक्ट जो कौन सा था, 1956 था। और डीपी सिंह इसके अध्यक्ष हैं। इसके अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, तो अध्यक्ष कौन है इसके, अध्यक्ष हैं डीपी सिंह। अध्यक्ष कौन है, डीपी सिंह, ठीक है। एक मैं आपको नाम बताता हूं, आप लोगों ने सुना होगा नहीं सुना होगा, AICTE। ये दो यूजीसी और AICTE दो अलग अलग चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। यूजीसी है वो यूनिवर्सिटी को मान्यता देती है। यूजीसी किसको मान्यता देती है, यूनिवर्सिटी को मान्यता देती है। और AICTE जो मान्यता देती है वो टेक्निकल कॉलेज, जैसे बीटेक हो गया, ठीक है, आपका जो होता है बीटेक हो गया, या फिर अब मैं बात करूं जो आपका ऑनर्स डिग्री होती है, उसको जो मान्यता देती है वो AICTE देती है, मतलब ये देती है, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। AICTE का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए पेज नंबर 12 पे यहां द वर्ल्ड की न्यूज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सरगई फरगल के बारे में है। सरगई फरगल, ध्यान दीजिएगा, सरगई फरगल कौन है और उनके ऊपर ये खबर इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैं आपको यहां पे कवर करना चाहता हूं। देखिए सरगई फरगल जो है मैं आपको बताता हूं, रशिया की खबर है बेसिकली।
रशिया की खबर है। और रशिया का एक प्रांत है, थोड़ा सा अजीब सा प्रांत है, खाबारोव्स्क। ये एक प्रांत है, ठीक है, रशिया में ये एक प्रांत है। इसके जो लोकल गवर्नर थे, गवर्नर सर्गेई फर्गल, ठीक है, सर्गेई फर्गल जो थे, उनको अभी क्या किया गया है, जेल में डाल दिया गया है। तो सर्गेई फर्गल जो है उनको जेल में डाल दिया गया है, ठीक है। और यहां पे जो आप ये चित्र देख पा रहे हो, ये जो भीड़ है ये बेसिकली प्रोटेस्ट की भीड़ है। और ये प्रोटेस्ट इनके खिलाफ नहीं हो रहा है, सर्गेई फर्गल के खिलाफ नहीं हो रहा है, सर्गेई फर्गल के फेवर में प्रोटेस्ट हो रहा है। समझ रहे हैं बात कुछ ऐसी है कि सर्गेई फर्गल के ऊपर ये चार्जेस लगे थे। मतलब जो प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट है रशिया की, और प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट किसकी है भाई, व्लादिमीर पुतिन की है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट टाइम के जो राष्ट्रपति हैं रशिया के वो कौन है, व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। तो व्लादिमीर पुतिन जो है वो अभी जितने भी अपने विपक्ष के लोग हैं उनको क्या कर रहे हैं, साइडलाइन करते जा रहे हैं। और कैसे साइडलाइन किया जा रहा है, ऐसे साइडलाइन किया जा रहा है या पुलिस के थ्रू, या फिर इलेक्शन कमीशन के थ्रू, या फिर कोर्ट या फिर जजेस को ही खरीद करके। अब वो क्या कर रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो अपने जितने भी राइवल हैं, नए या पुराने, ठीक है, उनको पिछले कोई भी केसेस में फंसा करके उनको क्या किया जा रहा है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। तो यहां पे हुआ क्या था, इनके ऊपर चार्जेस क्या लगाए गए हैं समझिएगा। सर्गेई फर्गल के ऊपर चार्जेस ये लगाए गए हैं कि इन्होंने 2003 और 2004 में बहुत सारे बिजनेसमैन का मर्डर किया है। 2003 में और 2004 में इन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे मर्डर कराने में, ठीक है, मर्डर किए नहीं, मतलब कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे मर्डर कराने में, ठीक है। और ये तब की बात है जब ये पावर में भी नहीं थे, जब सर्गेई फर्गल गवर्नर भी नहीं थे, तब ये पावर में भी नहीं थे, और तब की बात है। तो लोगों का ये कहना है कि जब वो पावर में भी नहीं थे और जब पावर उनको पता भी नहीं था कि आगे उनको पावर में आना भी है, तो उन्होंने बिजनेसमैन का मर्डर कैसे करवा सकते हैं, ठीक है। और जहां तक उनका चरित्र का बात है तो ये सभी से छुपा नहीं हुआ है कि सर्गेई फर्गल का चरित्र बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और ये सभी को पता चल रहा है मॉस्को में, मतलब रशिया में खासकर, और पूरे रशिया में और खासकर मॉस्को में पता चल रहा है कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो अपने जितने भी राइवल्स हैं उनको साइड लाइन करते जा रहे हैं। और जो भी वहाँ पे मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी है, उनका इस्तेमाल करके, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनका इस्तेमाल करके अपने जितने भी राइवल्स हैं उनको साइडलाइन करता जा रहे हैं। मैं आपको ज़्यादा नहीं तो 1 साल पुरानी न्यूज़ बताता हूँ। 1 साल पुरानी न्यूज़ है, जब रशिया में लोकल चुनाव होने वाले थे, तो वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ की, उसने 39 पार्टीज को क्या कर दिया था कि जो है 39 पार्टीज को अवैध घोषित कर दिया था। किस लिए? क्योंकि उनके ना कुछ हलफनामे में कुछ ना कुछ गलती निकाल करके, या फिर उनके जो पास्ट की कुछ ना कुछ छोटी छोटी गलतियां निकाल करके। और 39 में लोगों को नहीं बोल रहा हूं, 39 पार्टीज को, और टोटल पार्टीज 40 थी। मतलब व्लादिमीर पुतिन की पार्टी को छोड़ करके बाकी जितनी भी विपक्षी पार्टी थी उनको क्या कर दिया था, बैन कर दिया था, ठीक है। तो यहां पे ये शो करता है कि ये डिक्टेटरशिप यहां पे लाने की कोशिश हो रही है। तो लोगों को तब भी पसंद नहीं आया था और लोगों ने वहां पे सड़कों पे उतर करके वहां पे प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये खबर ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस मैं इसलिए कराना चाहता था कि सर्गेई फर्गल के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, आने वाले एग्जामिनेशन में आपसे सर्गेई फर्गल के बारे में पूछ सकते हैं कि ये कहाँ के गवर्नर थे या फिर किस देश से संबंध रखते हैं। पेज नंबर 12 पे द वर्ल्ड की न्यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, व्हाट्सएप न्यूज है। अब व्हाट्सएप ने क्या किया है, एनएसओ एक कंपनी है, इजरायली बेसिकली कंपनी है एनएसओ, ये एक इजरायली कंपनी है, ठीक है, इजराइल की कंपनी है। यहाँ पे हुआ क्या है, इजरायली ये साइबर फर्म है, ठीक है। अब साइबर फर्म है तो मतलब ये कुछ ना कुछ घपलेबाजी करी होगी, ठीक है, क्योंकि अक्सर जो साइबर फर्में होती हैं कुछ ना कुछ तोड़ मोड़ करती हैं। तो व्हाट्सएप ने चार्ज लगाया है, कि इसने अपने एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, इसने एक सॉफ्टवेयर बनाया था, इस कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था। सॉफ्टवेयर का नाम है, मैं बता देता हूं, सॉफ्टवेयर का जो नाम है वो है पेगासुस, ठीक है, पेगासुस नाम का सॉफ्टवेयर है, पेगासुस।
व्हाट्सएप कंपनी ने चार्ज लगाया है कि इस कंपनी ने, एनसो कंपनी सॉफ्टवेयर है ना, पेगासुस नाम का प्रोग्राम बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया। वो क्या करता है, व्हाट्सएप में अननोन पर्सन को कॉलिंग करता है और जब कोई यूजर उस कॉल को उठा लेता है तो वहां पे ये प्रोग्राम अपने आप उस फोन में इंस्टॉल हो जाता है। और इंस्टॉल होकर क्या करता है, वहां की जितनी भी खबर है, चाहे वो आपकी पैड के थ्रू दबा दबा के बात कर रहे हो, चाहे वो फोन का है, कैमरा हो गया, चाहे आपका हेड माइक्रोफोन हो गया, उस सारी खबरें बेसिकली क्या है, इस एनएसओ कंपनी तक पहुंचा रहा था। अब इसमें बात क्या है, आपकी हर एक प्राइवेसी क्या है वो अब दूसरों को जा रही है। तो यहां पे ये क्या हुआ, निजता का अधिकार का उल्लंघन हुआ। ठीक है, तो यही मैं बात कर रहा हूं कि यहां पे आर्टिकल, अगर भारत की बात करें तो भारत में भी आर्टिकल 21 का उल्लंघन हुआ और अमेरिका में भी किसी ना किसी आर्टिकल का उल्लंघन हुआ होगा। हर देश का जो भी एक क्या कहते हैं लोकतांत्रिक देश है, उसका उल्लंघन कोई ना कोई आर्टिकल का उल्लंघन हुआ था। भारत में किस आर्टिकल का उल्लंघन हुआ, आर्टिकल 21 का। ठीक है, तो ये मुझे बताना था। और अभी वहां अमेरिका में ट्रायल चल रहा है, अमेरिका की जो कोर्ट है, ठीक है, कैलिफोर्निया की जो कोर्ट है वहां पे ट्रायल चल रहा है और कैलिफोर्निया की कोर्ट ने पाया है कि प्राइमा फेसी में कि ये बात अभी सही है। ठीक है, तो देखते हैं आगे जाकर के इस कंपनी को कितना चार्जेस भुगतने पड़ते हैं और क्या क्या इसको क्या है कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। पेज नंबर 16 पे यहाँ पे ये स्पोर्ट्स न्यूज़ है। स्पोर्ट्स मैंने काफ़ी दिन से नहीं करा रहा था और क्योंकि आ भी नहीं रही थी, स्पोर्ट्स हो नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हंगरी ग्रैंड प्रिक्स की बात हो रही है। हंगरी ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स। आपसे जब भी हंगरी ग्रैंड प्रिक्स की बात आए ना तो समझ लिया करिए यहाँ पे एक ही गेम की बात हो रही है, वो है फॉर्मूला 1 रेस की बात हो रही है। ठीक है, आप लोगों ने उस तरह की कार देखी होगी फॉर्मूला 1 में जैसे इस्तेमाल होती है, अलग अलग कंपनी की वो होती है। देखिए वहां पे कंपनी कैसी होती है, मतलब अलग अलग टीम कैसी होती है। टीम के नाम होते हैं जैसे मर्सिडीज टीम हो गई, फरारी टीम हो गई, BMW टीम हो गई, ठीक है, कोएंसेग टीम हो गई। ये सब अलग अलग जितनी कंपनी की ब्रांड होते हैं वो सब अपनी अपनी एक टीम होती है। तो यहाँ पे लुइस हैमिल्टन ने इस बार का हंगरी ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। लुइस हैमिल्टन, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, अक्सर यही जीतते रहते हैं। जब ये उतर रहे हैं तो इनके अलावा कोई नहीं जीतेगा। ठीक है, और वेल्टेरी बोटास को इन्होंने हराया है। ये हारे हैं और ये जीते हैं। ठीक है, हराया किसको है, वोल्टेरी बोटास को हराया है और यही जीते हैं। ठीक है, यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा कि दोनों की टीम एक ही थी। ठीक है, मतलब अपनी ही टीम के मेंबर को हरा करके इन्होंने जीते हैं। ये भी मर्सिडीज से खेल लेते हैं और ये भी मर्सिडीज से ही खेल लेते हैं। अक्सर जो लुइस हैमिल्टन होते हैं मर्सिडीज टीम से ही खेलते हैं। ठीक है, तो लुइस हैमिल्टन और ये दोनों मर्सिडीज टीम से खेल लेते हैं और ये हारे हैं। ठीक है, तो बस इतनी सी न्यूज़ थी। आपने मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला 1 मैंने बहुत पहले तब सुना था जब मैं बहुत छोटा था और मैंने सुना था सचिन के थ्रू सुना था। सचिन के थ्रू क्या हुआ, एक बहुत ही फेमस खिलाड़ी थे फॉर्मूला 1 के, माइकल शूमाकर। तो माइकल शूमाकर ने एक कार गिफ्ट करी थी सचिन तेंदुलकर को कार गिफ्ट करी थी और उस कार का नाम था मर्सिडीज। ठीक है, तो वो भी मर्सिडीज से ही खेलते थे। सॉरी मर्सिडीज नहीं थी, वो फरारी थी, माफ कीजिएगा, फरारी गिफ्ट करी थी और फरारी से ही खेलते थे। ठीक है, तो फरारी जो कार गिफ्ट करी थी सचिन तेंदुलकर को गिफ्ट करी थी और पूरे भारत में मात्र एक कार थी उस मॉडल की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उसमें मैं भी बहुत छोटा था और उसमें कार गिफ्ट मिली थी। तो आज की करंट अफेयर बस यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक जरूर करना और दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। ठीक है, वो तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।